हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और हम पढ़ रहे थे कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। आपने पता है नवाब तो हमने किसके लिए पढ़ा था? जो बंगाल के राजा थे या नवाब थे, गवर्नर थे, उसके बारे में। अब जो कंपनी थी वो भी नवाब ही बनना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे कंपनी के ऑफिसर भी नवाबों की तरह रहना चाहते थे। उन्होंने नवाबों के ठाट बाट यहाँ देखे आके, तो वो भी क्या करना चाहते थे, ऐसी ही लाइफस्टाइल जीना चाहते थे। तो उन्होंने क्या कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ से इकट्ठे करने शुरू किए और वो इंग्लैंड में जाके नवाबों जैसा जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए वहाँ उन्हें नवाब कहा जाता था। ये देखो, ये कहा है ईच कंपनी सर्वेंट, हर एक कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन टू लिविंग लाइक नवाब। नवाबों की तरह जीवन जीना चाहते थे। और ये धन कैसे कमाया? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट ऑफ कंपनी ऑफिशियल। जैसे ही प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब हारे और उसकी जगह एक पपट किस्म के नवाब बने, और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र और मीर कासिम, तो कंपनी के नवाब चाहते थे कि ये नवाब जो पप्पट हैं वो हमें बहुत सारा, ढेर सारा मनी दे एज ए गिफ्ट। कंपनी को ना दे, कंपनी ऑफिशियल को दे पर्सनली। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेस्ड ए फॉर्चून इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव ने भी क्या किया था? देखो, रॉबर्ट क्लाइव की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो शुरू में जब गवर्नर जनरल बने तो उनको ये लगा कि मैं करप्शन मिटा दूंगा यहाँ से, कंपनी के जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी वहाँ से करप्शन मिटाने आए थे। लेकिन ये खुद ही करप्शन में इतने डूब गए कि बाद में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने इसके विरुद्ध इम्पीचमेंट लगाया। इम्पीचमेंट का मतलब होता है एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को एक्यूज़ किया जाता है, मतलब उसको अपराधी घोषित किया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज वगैरह को भी इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है। तो इस तरह से जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके विरुद्ध क्या लगी, अंत में इम्पीचमेंट लगी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही हैड कम, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ये बताता है, ही हैड कम टू मद्रास, अब इसको चेन्नई कहते हैं या तमिलनाडु, फ्रॉम इंग्लैंड। पहले का नाम उसका मद्रास, अंग्रेज़ों के नाम का नाम मद्रास था, पहले चेन्नई होता था अंग्रेज़ों से पहले। इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। एक क्लर्क के रूप में इन्होंने, कंपनी के क्लर्क के रूप में ये भारत आए थे। वैन इन 67 ही लेफ्ट इंडिया, और 1743 के बाद 1767 में जब वो इंडिया छोड़कर गए, इंडिया हिज इंडियन फॉर्चून वाज वर्थ 4,01,102 पौंड है। और ये पौंड की वैल्यू रुपए से बहुत ज़्यादा होती है। पौंड की वैल्यू आजकल मेरे ख्याल से 1 रुपये और 45 रुपये में चल रही होगी। 1 रुपया और 45 रुपये, एक का 1 पौंड। इंग्लैंड की क्या है? इंग्लैंड की करेंसी है पौंड, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी वर्थ जो है इतनी हो गई। और आज अगर ये उस टाइम 4 लाख थी तो आज तो इसकी अरबों में, अगर आज के हिसाब से लगाए तो इसके अरबों में वेल्थ हो गई। इंटरेस्टिंगली, व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1768, और आपको ये डेट याद होगी 1768 कौन सी डेट है? जब बक्सर का युद्ध हुआ था। ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन। कंपनी का जो प्रशासन था उसमें भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था, और ये उनको भी पता था कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसलिए उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को हायर किया गया और उन्हें कहा गया कि आप क्या है, इस कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इसको मिटाएं। लेकिन इसकी खुद की वेल्थ है, इतनी कमाई इन्होंने, तो ये जाहिर सी बात है उन्होंने कोई अच्छे तरीक़ों से तो नहीं कमाई।
इन्होंने ये कमाई भ्रष्टाचार से ही, और तभी इनको इम्पीचमेंट भी लगी। और बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है। 1772 में उसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्रॉस एग्जामिनेट हुई, इम्पीचमेंट हुई उस पर, और 74 में उसने सुसाइड कर ली। हाउ और नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव्स। बहुत सारे जो ऑफिशियल थे शायद उन्होंने क्लाइव की तरह तो पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू द डिजीज एंड वार, एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। लेकिन बहुत से ऑफिसर डिजीज और वार के कारण मारे गए। देखो, जिन देशों से वो आए थे, इंग्लैंड जैसे देशों से, वो ठंडे देश थे, और यहाँ आगे वो एकदम ट्रॉपिकल जोन में, वो मध्य रेखा के आसपास, तो यहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा नहीं सूट करेगा। अगर आप डलहौजी, धर्मशाला, दार्जिलिंग, देहरादून जाओ ना, वहाँ अंग्रेजों ने ही खोजा था। वहाँ अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूल, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउस मिलेंगे आपको। डलहौजी नाम का एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ डलहौजी हाउस है। क्यों? क्योंकि वो भारत में ऐसे स्थान ढूंढते थे जो उनके लिए इन्वायरमेंटली ठीक हो। तो बहुत सारे लोग मारे गए वार और डिजीज से, लेकिन ज़रूरी नहीं थी कि वो सारे बेचारे करप्टेड हों। मैनी ऑफ देम कम फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड एंड देयर अपरमोस्ट डिजायर वाज टू अर्न इनफ इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल थे जो बहुत ही कमज़ोर घरों से आए हुए थे, पुअर घरों से आए थे, और उनकी इच्छा थी कि वो इंडिया से ज़्यादा पैसा कमा कर ब्रिटेन लेके जाएं और वहाँ एक कंफर्ट लाइफ जिए। और इसलिए जो लोग यहाँ से पैसा लेके गए और वहाँ अच्छे ढंग से वो जिए, उनको क्या बोलते हैं, नबूब कहा जाने लगा। ठीक है। उसके बाद है कंपनी रूल एक्सपेंडेड। अब कंपनी का रूल बंगाल तक ही फैला था, लेकिन लालच बुरी बला होती है। कभी भी जो एक ज़मीन का टुकड़ा हमें मिल जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जीतने की कोशिश करते हैं। तो मैप देख लीजिए एक बार, किस तरह से भारत में ब्रिटिश ने अपना विस्तार किया। ये वो है 1774 का, जहाँ सिर्फ ये 3 जगह है जहाँ पर ब्रिटिश का इलाका है, जो ब्रिटिश रहते थे। ये बंगाल का इलाका है। बंगाल एक बड़ी स्टेट हुआ करती थी, देखो बनारस तक आई हुई। बनारस आजकल यूपी में है। कुछ पार्ट हैदराबाद के आसपास का था और कुछ दक्षिण में था, मैसूर के आसपास। उसके बाद ये जो चित्र है, ये शायद 1857 के बाद तक का है, 1857 तक का है। तो इसमें वो लगभग, ये देखो, नॉर्थ इंडिया, यूपी तक ये पहुंच गए, मध्य भारत आ गए, और पूरा साउथ इनके अंडर में आ गया। और तीसरे में जब आप देखोगे, तीसरे में तो इनका जो विस्तार है, जब 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति तक ये लाहौर पाकिस्तान, जो आजकल पाकिस्तान में है, और कुछ ही प्रिंसली स्टेट छोड़कर, जहाँ अभी राजा थे और अभी तक वो राज्य छीन नहीं पाए थे, वहाँ तक इनकी टेरिटरी फैल गई। अब हम बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी जो दिलचस्प कहानियाँ हैं कि कैसे कैसे इन्होंने जीती, कैसे कैसे इन्होंने जो अपने राज्य में दूसरे राज्य में लाए। अब थोड़ा सा मैप देख लो भारत का, थोड़ा सा छोटा सा मैप हम बना लेते हैं। अगर आपको पता चल जाएगा ना कि ये स्टेट जो है ये भारत में यहाँ है और ऐसे ऐसे जीता, तो आपको लिए बस आसानी होगी। और ये नीचे वाला पार्ट हम कर लेते हैं। यहाँ तक आ गए थे अंग्रेज और बंगाल तक इन्होंने जीत लिया था। यहाँ जो महाराष्ट्र में है, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ मराठे राज करते थे। बीच में ये राजस्थान का इलाका, राजपूताना में राजपूत राजा राज करते थे।
ठीक है। और इधर हैदराबाद की स्टेट में, जिसे मैसूर स्टेट भी बोलते थे, कर्नाटक स्टेट, उसमें टीपू सुल्तान राज करता था। टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको। देखो लोकेशन आपको पता होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से जान पाओगे। यहाँ जो पंजाब का इलाका है ये सिख राज करते थे। सिखों ने भी अपने आप को पॉलिटिकली और रिलीजियस रूप से संगठित किया हुआ था और राजा रणजीत सिंह यहाँ शासन करते थे। तो एक एक करके अंग्रेजों ने कैसे भारतीय राजाओं को अपने राज्य से बेदखल किया और खुद शासक बने, इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बक्सर का युद्ध होने के बाद अब रॉबर्ट क्लाइव रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने नई नई नीति अपनाई और एक नीति थी इसमें से सब्सिडरी अलायंस। ये रहा सब्सिडरी अलायंस। ये भी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा चलाई गई थी। नहीं सॉरी, लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। क्लाइव जा चुके थे, वेल्जली बन गए थे। सब्सिडरी अलायंस का मतलब होता है सहायक संधि। हिंदी में इसे बोलते हैं सहायक संधि। सहायक संधि के अनुसार क्या सिस्टम अपनाया गया, इसमें कहा भारतीय राजाओं को कि आप ऐसा करें, मिलिट्री की एक टुकड़ी आप अपने राज्य में रखें। मान लो ये मराठा राज्य था। यहाँ सबसे पहले अवध चलते हम, जो उत्तर भारत में है, यूपी में, यहाँ अवध आता है। अवध के राजा से इन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करें, हमसे सहायक संधि कर लें। सहायक संधि में सब्सिडरी अलायंस कर लें। उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप हमारी एक रेजिडेंट आपकी उसमें रखिए। रेजिडेंट मैंने होती है एक सेना की टुकड़ी रखिए। और ये सेना की टुकड़ी क्या करेगी, आपकी जब समय आने पर जो दूसरा राजा अगर आप पर हमला करेगा तो वो सेना की टुकड़ी आपकी मदद करेगी। हाँ, इस तरह से हम आपके मित्र हैं। तो राजा जो है हमारे, आपको पता ही है, वो फार साइट नहीं थे, दूरदृष्टि नहीं थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो ये रेजिमेंट रख रहे हैं तुम्हारे उसमें, आपके खर्चे पे राजा खर्चा देगा, एक्सपेंस तो किसका होगा, राजा का होगा। खर्चा तो उस मिलिट्री पे रेजिडेंट की टुकड़ी रखेगी, उस पर किसका आएगा, राजा का आएगा। और सेना किसकी पल रही है, ब्रिटिश की। समय आने पर अगर उसी राजा में और ब्रिटिश में युद्ध होता है तो ये सेना कहाँ, किसका साथ देगी, सेना साथ देगी अपने मालिक का, और उसका मालिक था ब्रिटिश। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये इस रेजिडेंट से बिल्कुल फ्री होकर अंग्रेज जो है बिना मिलिट्री का खर्चा उठाए अपनी सेना को बढ़ावा दे रहे थे। दूसरी बात ये है कि उनको कहा गया कि जी रेजिमेंट के अगर आप रखोगे तो कुछ नियम हैं। ये रेजिमेंट आप पर चेक रखेगा, नजर रखेगा कि आप दूसरे राजाओं से कोई गठबंधन नहीं कर सकते, कोई गुठजोड़ नहीं कर सकते अंग्रेजों को बताए बिना। तो अंग्रेज जो राजा हैं वो बाहरी स्वतंत्रता खो दी उन्होंने, कि अंदर आप कुछ करो, महल में कैसे भी रहो, लेकिन आप दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से संबंध स्थापित नहीं कर सकते हमारे इजाजत के बगैर। और इस तरह से मान लो अंग्रेज कंपनी उनके विरुद्ध हो गई तो वो किसी से, दूसरे राज्यों से सहायता भी नहीं मांग सकते थे। इस सब्सिडरी अलायंस पे जिसने भी हस्ताक्षर किए, जिस राज्य ने भी, उनके सबके राज्य छीने गए। और जो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस अपनाने वाला शासक था वो था अवध का सिजाउद्दौला। बंगाल का सिराजुद्दौला था और ये था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला का चित्र है, वो देख लेना आप, अभी दिखा देते हैं आपको। ये देखो, ये सुजाउद्दौला है और इसने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस मानी थी और इसी को फिर मिस एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर हटा दिया गया था कि आप
के उसमें शासन में करप्शन फैला हुआ है, कुशासन फैला हुआ है, और कुशासन का असली कारण ब्रिटिश ही थे। ठीक है, तो इस सब्सिडरी अलायंस के द्वारा बहुत सारा इलाका किसके आ गया, कंपनी के अधीन आ गया। तो थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में जो बुक में दिया गया है। After the Battle of Buxar 1764, the company appointed of a resident in Indian state, एक रेजिडेंट सेना की टुकड़ी रख दी, इसका हेड रेजिडेंट होता था। They were political or commercial agent and their job was to serve as further the interest of the company. खाना वो ब्रिटिश भारतीय राजाओं का खा रहे थे, सेवा वो ब्रिटिश कंपनी की कर रहे थे। लॉयल्टी वफादारी ब्रिटिश कंपनी के प्रति थी। Through the resident, the company official began interling in the internal affair of the Indian state. आपने ये नहीं करना, आप इतनी सेना नहीं रख सकते, आप तोप नहीं रख सकते, आप दूसरे राजाओं से संधियां नहीं कर सकते। तो इस तरह से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और अंत में उन्होंने क्या किया, जो ताज के सक्सेसर होते थे ना, सक्सेसर उत्तराधिकारी, थ्रोन मैंने सिंहासन के, वो डिसाइड करने लगे कि आपके बाद आपका कौन सा बेटा, कौन सा भतीजा, कौन सा चाचा वहाँ सिंहासन पर बैठेगा। अब मुझे बताओ, अगर वो खुद सक्सेसर तैयार करेंगे तो वो सक्सेसर कैसा होगा? सक्सेसर ऐसा होगा जो ब्रिटिश कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो, उनके खिलाफ बोलने वाला ना हो। और इस तरह से बहुत सारे लोग होड़ में लग जाते और अंग्रेजों से मिलकर उसी राजा के विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र रच देते। इस तरह राजा जो है पे करता था सब्सिडरी फोर्सेज को। कंपनी की एक टुकड़ी राज्य में रहती जिसे सब्सिडरी फोर्स कहते हैं, उसकी सारी पेमेंट, उसका जितना भी खर्चा होता, सैलरी वगैरह, ड्रेसेस वगैरह, आर्म्स वगैरह जो भी दिए जाते उन्हें, वो सब किसको दी जाती? वो किसके द्वारा दी जाती? रूलर के द्वारा। और अगर रूलर ये नहीं देता तो उसको पेनल्टी दी जाती, पेनल्टी के रूप में उसको हटा दिया जाता, मरवा दिया जाता। ठीक है, और ये सब्सिडरी अलायंस किसने चलाई? रिचर्ड वेल्सली ने। वाज गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल बना 1798 टू 1805 तक। द अवध Nawab of Awadh was forced to give her half of his territory of company in 1801 as he failed to pay the subsidiary forces. Hyderabad also forced to cede territory on the similar ground. अवध के नवाब ने जैसे ही साइन किए तो आधी टेरिटरी, आधा राज्य अंग्रेजों के पास चला गया। ओके, तो यही नतीजे होते हैं जब आप किसी विदेशी पर विश्वास करते हैं। उसके बाद है जेम्स व्हील, ए फेमस इकोनॉमिक्स हुआ करता था। ये ब्रिटेन का है और बहुत बड़ा पॉलिटिकल थिंकर भी रहा है, बहुत सारी थ्योरीज भी दी हैं। रेजिडेंट के बारे में उन्होंने बताया है कि रेजिडेंट वास्तव में उन राज्यों में किंग के समान काम करता था और वो इंटरफेयर करने की बजाय बहुत सारा इंटरफेयर करता था, और अंग्रेजी गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो इस तरह के हस्तक्षेप ना करें। अगला जो राजा था वो था मैसूर का राजा टीपू सुल्तान। और मैसूर देख लीजिए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का जो कुछ भाग है उसे हम मैसूर बोलते हैं। ओके, ये राज्य जो टीपू सुल्तान को, उसके पिताजी थे हैदर अली, टीपू सुल्तान के, उसको किसी हिंदू राजा से मिला था, हिंदू राजा से छीना गया था वो। और जैसे ही जब सब्सिडरी अलायंस की जो ऑफर है टीपू सुल्तान के पास आया, तो टीपू सुल्तान को पता था, एक अकेला यही राजा था जो फोर साइटेड था, जिसको पता था कि अंग्रेज जो है एक ऐसी बीमारी है जो अगर एक हिस्से में फैल गई तो सारे हिस्से में फैले। ये पहला आदमी था जो अफगानिस्तान से जाके इसने समझौते किए कि अंग्रेजों को बाहर निकालें, और रशिया से भी इन्होंने हथियार खरीदे। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग जो है किस्सा है
जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति हैं, उनकी बुक है एक, द विंग्स ऑफ फायर। उसमें बताया गया है कि वो भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए नासा गए थे। नासा जो है आपको पता है, ये अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की। वहाँ जब ये घूम रहे थे टेक्नोलॉजी देखने के बाद, तो एक बड़ी सी पिक्चर इन्हें दिखाई दी, और वो पिक्चर को ध्यान से देखने पर जो सैनिक दिख रहे थे उसमें देखा कि ये तो एशियन ड्रेस पहने हुए चित्र हैं। तो तब वहाँ जो संग्रहालय का कोई व्यक्ति था, तो उसने बताया कि ये चित्र आपके टीपू सुल्तान के युद्ध से रिलेटेड है, जब वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। उसमें ये बताया गया था कि टीपू सुल्तान ने सबसे पहले मिसाइल बना ली थी, और जब टीपू सुल्तान हारे थे श्रीरंगापट्टनम में 1999 में, 700 के करीब जो मिसाइलें हैं वो टीपू सुल्तान के पास से मिली थी। आज मिसाइल जो है आधुनिक युग में तो 1970-72 के आसपास बननी शुरू हुई थी, लेकिन टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप थी और हथियार थे लड़ने के कि अंग्रेज भी दंग रह गए थे। इनकी जो तलवारें हैं, बताते हैं आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में रखी हुई है, और चेकिंग की गई कि ऐसी तलवार की हाथ पड़ते ही 2 टुकड़े हो जाए व्यक्ति के, क्या कारण था? तो देखा कि उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। तो सबसे पहले 4 युद्ध हुए इनके बीच में, मैसूर के 4 युद्ध हुए अंग्रेजों के बीच में, और 2 हैदर अली ने लड़े जो टीपू सुल्तान के फादर थे, और फिर उनको कैंसर हो गया, उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद 2 युद्ध टीपू सुल्तान के नेतृत्व में लड़े गए। अंत में 1799 में वो हार मान ली उन्होंने, और अपने 2 बेटे जो है वो अंग्रेजों को गिरवी देने पड़े थे। श्रीरंगापट्टनम की संधि हुई थी। इसकी राजधानी, जो मैसूर की राजधानी थी, वो श्रीरंगापट्टनम थी। श्रीरंगापट्टनम याद रखना इसका। इसको टाइगर ऑफ इंडिया कहा जाता है। सारी कहानी समझ में आ गई। उसके बाद द कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस व्हेन इट saw the threat of political or economic interest. This can be illustrated with the cost of southern Indian state of Mysore. मैसूर के राजा से उसे बहुत ज़्यादा खतरा था ब्रिटिश कंपनी को। मैसूर हैड गिवन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली। हैदर अली ने रूल किया 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द malabar कोस्ट। देखो मैंने बताया ना, ये यहाँ है, समुद्र के किनारे हैं, तो जितना भी व्यापार होता था इस इलाके से, मालाबार तट से, तो वो उसको कंट्रोल किए हुए थे, और अंग्रेजों को वो भाव नहीं खाने दे रहे थे, वहाँ टैक्स लगा रहे थे, वस्तुएं नहीं बेचने दे रहे थे। तो कंपनी को बड़ा कंपनी वालों को लग रहा था कि ये आदमी अगर तब तक रहेगा तो शायद हमें लाभ ना मिले। मालाबार कोस्ट में इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, और 1785 में टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट मैंने होता निर्यात करना, बाहर माल भेजना, चंदन, पपर, कार्डमम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम, एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। उन्होंने जो इन वस्तुओं का व्यापार होता था, व्यापार रोक दिया, और जो कंपनी के ट्रेडर्स थे उनको उन पर भी रोक लगा दी। ही एस्टैब्लिश्ड ए क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रांस इन इंडिया। फ्रांसीसियों के साथ उसके अच्छे संबंध थे, और फ्रांसीसी आपको पता है वो अंग्रेजों के कंपटीटर थे, और अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे भारत के व्यापार और भारत की टेरिटरी को अपने कब्जे में लेने के लिए। तो इस तरह से वो दुश्मन देश से लगे हुए थे। तो टीपू सुल्तान ब्रिटिश के दुश्मन बन गए। Britishes were furious. They saw Hyder and Tipu an as ambitious, arrogant and dangerous ruler who had to be controlled and crushed for war. इसलिए उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत डेंजरस राजा, और इसलिए उनके साथ लड़ाई की जाए और उनको क्रश किया जाए। और बहुत सारी सब्सिडरी अलायंस की वजह से उनकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा हो गई थी।
तो मैसूर के 4 युद्ध हुए, 1767 to 69, 80 to 84, 90 to 92 एंड 1799। ये आखिरी युद्ध था श्रीरंगापट्टनम का। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन द विक्ट्री। और ये युद्ध था जिसमें पूरी तरह से वो जीत गए थे। टीपू सुल्तान को मार दिया गया था उसकी, जब वो रंगापट्टनम की सुरक्षा कर रहे थे। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग। और मैंने ये बताया था आपको कि जो हैदर अली ने, उसने एक वाडियार वंश था, उससे ये मैसूर की स्टेट जीती थी। तो दोबारा से उसी वंश को के छोटे से शासक थे, मतलब 10, 11, 12 साल के ही, वो शासन पर बिठा दिए गए। लीजेंड ऑफ टीपू। टीपू सुल्तान के बारे में क्या कहा जाता है? कहते हैं कि इनकी ये शिकार करने के लिए जाते थे और एक दिन इनकी गन खराब हो गई, शेर सामने पड़ा था, और जब तक उनकी मतलब गन ठीक नहीं हुई तो अपने आप ही तलवार से उसने शेर को मारा था, इसलिए इसे टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा। और बहुत सारे खिलौने इनके नाम पर बने थे, जैसे ये इसमें इस खिलौने में दिखाया गया है कि किस तरह से ब्रिटिश को वो जो टाइगर है वो खा जाएगा। फिर मराठों के साथ क्या हुआ? ये आपके मराठे हैं यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में। और मराठा जो शासन है वो किसने स्थापित किया था? शिवाजी ने। आपको पता है 1684 में शिवाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हुई तो कोई भी ऐसा वंशज उसका था नहीं कि इस बड़े साम्राज्य को संभाल सके, और धीरे धीरे षड्यंत्र मराठों में शुरू हो गए और अंत में जो मराठा राज्य वो 4 भागों में बट गया। भोंसले, होलकर, गायकवाड़ और सिंधिया, ये 4 वंश थे जो मराठा साम्राज्य के आगे रूलर थे, सक्सेसर थे। इन्होंने क्या बना लिया? अपना एक संघ बना लिया जिसे कॉन्फेडरेसी कहते हैं, संघ, महासंघ बना लिया। और इन चारों का एक अपना शासक होता था। एक शासक गायकवाड़ों का था, एक सिंधिया का था, एक होलकर का था, एक भोंसले का। इनके ऊपर एक कॉन्फेडरेंसी का चीफ होता था। इन्हीं में से कोई चीफ बना दिया जाता था, पेशवा बोलते थे उसको। धीरे धीरे पेशवा की पावर कम हो गई और इन्होंने अपने आप को बहुत सारे मामलों में आज़ाद कर लिया। आज़ाद क्या मतलब? अपने आप से वो निर्णय लेने लगे। और आपस में युद्धों के कारण ये 1761 में जो लड़ाई हुई थी, पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, उसके बाद इनकी पावर और भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मुश्किल से ही कुछ मराठे बचकर महाराष्ट्र पहुंचे थे। अब मराठों को जीतना एक अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि एक तो ये समुद्र के किनारे हैं, व्यापार और एक बड़ा इलाका था, यहाँ इनको जीतना बहुत ज़रूरी था। और इनको जीतना कोई मुश्किल भी नहीं था। 3 युद्ध हुए, बहुत समय के दौरान हुए थे, कई साल में ये वो युद्ध हुए। और लंबे समय के बाद 1817 में आकर पूरी तरह से जो मराठा राज्य है वो ब्रिटिश राज्य में शामिल हो गया। वॉर विद मराठा, मराठों के साथ हम युद्ध पढ़ते हैं। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी का मतलब 1790 के आसपास। द कंपनी आल्सो sought to curb and eventually destroy मराठा पावर। बढ़ते जा रहे हैं वो, पहले बंगाल, फिर अवध, फिर मैसूर, और अब वो मराठे की तरफ बढ़ गए। कैसे पावर मिलती है, और जो डेट्स का चैप्टर पढ़ा था ना आपने, तो वो पूरा कंप्लीट होता है कि कैसे एक डेट को हम बात नहीं मान सकते कि कोई चीज़ शुरू हुई होगी, कितना लंबा समय उन्हें लगा है। विद देयर डिफीट इन द 3rd बैटल ऑफ द पानीपत, मैंने बताया
तीसरा युद्ध हुआ बैटल पानीपत का। पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, दूसरा 1556 में अकबर और हेमचंद्र के बीच में, और तीसरी लड़ाई पानीपत की 1761 में हुई। अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान के थे, उन्होंने भारत पर हमला किया और ये दिल्ली के आसपास का इलाका जीतने की एवज में मराठों से अहमद शाह अब्दाली से लड़ने गए मराठे, और 1761 में इनकी पूरी तरह से हार हुई। द मराठा ड्रीम, मराठों का ये सपना था ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली, कि वो दिल्ली से शासन स्थापित करें। दिल्ली का शासन, उस टाइम दिल्ली प्रतीक बनी हुई थी अब भी राजधानी का, ये नहीं थी कि वो छोटी मोटी चीज है, राजधानी थी अब भी दिल्ली। और इसीलिए कलकत्ता को छोड़कर, पहले अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी, 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, कि जैसे ही हम दिल्ली के शासक बनेंगे भारत के लोग ये मानने लगे कि हाँ वास्तव में अंग्रेज ही हमारे शासक हैं। तो दिल्ली, और इस तरह से वो डिफरेंट चीफ सरदारों में बट गए। और मैंने बताया ये 4 वंश थे, डायनेस्टी थी। एक सिंधिया, अब आप अगर मध्य प्रदेश में देखोगे तो सिंधिया राजघराना है, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। दीज चीफ में मुखिया वर हेल्ड टुगेदर ए कॉन्फेडेंसी अंडर ए पेशवा इनका सबसे बड़ा ऊपर वाला हेड होता था, ठीक है, प्रिंसिपल मिनिस्टर होता था वो, हु बिकम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। शुरू में तो पेशवा बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, जैसे बालाजी बाजीराव पेशवा, बालाजी पेशवा, तो इस तरह से बहुत शक्तिशाली होते थे, और ये ज़्यादातर पंडित होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन, और पुणे में ये बैठते थे, इनका हेडक्वार्टर जो है पुणे था। महजिदी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर 2 फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। और 18वीं शताब्दी के 2 मुख्य नेता थे, एक महजिदी सिंधिया और दूसरे नाना फडणवीस। मराठा वर सबड्यू इन ए सीरीज ऑफ वार, मराठों का आपस में भी युद्ध हुआ और दूसरों से भी बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ। इसके कारण उनकी स्थिति क्या हो गई, बहुत डाउन हो गई। इन द फर्स्ट वार वाज एंडेड इन 1782, अंग्रेजों के साथ पहला युद्ध हुआ उनका 1782 में। एक संधि हुई साल बाई की संधि, बड़ी फेमस संधि है जिसमें बहुत सारे इलाके मराठों को देने पड़े थे, और कुछ अंग्रेजों को भी अपने इलाके छोड़ने पड़े थे। तो इसमें कोई भी विक्टर नहीं था, मतलब विक्ट्री किसी को नहीं मिली। सेकंड एंग्लो मराठा वार जो है, एंग्लो मैंने अंग्रेजों और मराठों के बीच में 1805 to 1803 to 5 हुआ था, और डिफरेंट इलाकों पर जो है ब्रिटिश जीत गए थे, और जो उड़ीसा की तरफ का इलाका और यमुना की तरफ का इलाका, आगरा की तरफ का इलाका था, वो जीत लिया था मराठों से। और तीसरा जो युद्ध हुआ उनका वो 1817-19 के बीच में हुआ, और ये फाइनल युद्ध था। और इस फाइनल युद्ध में जो पेशवा थे उनको पकड़कर जो है बैठूर भेज दिया था। बैठूर एक जगह है जहाँ ये आपकी रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण हुआ, कानपुर में। उनको पेंशन दे दी गई कि भाई आप है ना इंटरफेयर ना करें, आपको पेंशन दे दी जाएगी, आप पेंशन पे गुजारा कर लीजिए। मतलब पावर नाम की कोई चीज रही नहीं। इस तरह से मराठों को भी उन्होंने जीत लिया था। थैंक यू वेरी मच।